हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरवन था। गांव का नाम इसलिए सुंदरवन था क्योंकि ये एक विशाल और घने जंगल के किनारे पर स्थित था, जो अपनी हरियाली और अनगिनत प्रकार के पेड़ पौधों के लिए जाना जाता था। इस गांव में ज्यादातर लोग या तो किसान थे या फिर जंगल से अपनी आजीविका चलाते थे। इन्हीं लोगों में से एक रामू अपनी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों मोहन और राधा के साथ एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन खुशियों और चिंताओं से भरी हुई थी। वो स्वभाव से अत्यंत ईमानदार, मेहनती और शांत था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे सूखी और गिरी हुई लकड़ियों को काटता, उनका गट्ठर बनाता और शाम ढलने से पहले पास के कस्बे के बाजार में बेचने के लिए ले जाता। रामू का जीवन कठिन था। कई बार ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपने बच्चों के लिए दूध या सीता के लिए एक नई साड़ी खरीद सके। मोहन, जो अब 8 साल का हो गया था, अक्सर अपने पिता से शहर के खिलौनों की कहानियां सुनता और उन्हें पाने के सपने देखता। अब 5 साल की राधा को बस अपने पिता का शाम को घर लौटना ही सबसे बड़ा उपहार लगता था। रामू को अपनी गरीबी का दुख नहीं था, लेकिन अपने परिवार को एक बेहतर जीवन न दे पाने की कसक उसके दिल में हमेशा रहती थी। वो अक्सर जंगल में पेड़ काटते हुए सोचता, क्या मेरा जीवन ऐसे ही कट जाएगा? क्या मेरे बच्चे भी यही गरीबी झेलेंगे? हे भगवान, अब तुम ही कोई चमत्कार करके दिखा दो। उसके सीधेपन का कई लोग फायदा भी उठाते थे। बाजार का व्यापारी सेठ धनीराम हमेशा उसकी लकड़ियों का दाम कम मांगता। वो जानता था कि रामू को पैसों की सख्त जरूरत है और वो मोलभाव नहीं करेगा। अरे रामू, आजकल लकड़ी की कोई कीमत नहीं रही। बाजार बड़ा मंदा है। तुम्हारी लकड़ी मेरे अलावा कोई नहीं लेगा। सोच क्या रहे हो? इससे ज्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा। तुम्हें देना है तो दो, वरना मैं चला अपने रास्ते। साहूकार जी, पहले ही जंगल से गांव तक लाने में मेरा आधा दिन और ताकत लग जाती है। घर पर बच्चे भूखे हैं, बस थोड़ा सही दाम दे दीजिए। पिछली बार लकड़ी सूखी थी और बाजार में मांग भी ज्यादा थी। आज तो लोग दूसरी जगह से भी ले रहे हैं। मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है साहूकार, जैसा आप ठीक समझे, इससे कम से कम मेरे घर चूल्हा तो जलेगा। वो हर बार यही बहाना बनाता और रामू निराश होकर जो मिलता वही लेकर घर लौट आता। सुनिए, आज दोपहर को अपनी राधा खेलते खेलते अचानक आंगन में गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मैं उसे बैद जी के पास ले गई। उन्होंने कहा, राधा के दिल में छेद है, उसे जल्दी से ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर उसकी हालत खराब हो सकती है। ये सुनकर रामू का जैसे दिल ही बैठ गया। उसे अपनी राधा का चेहरा बार-बार आंखों के सामने नजर आ रहा था। उसकी जेब में इतने पैसे नहीं थे। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि कहीं से हमें पैसे उधार मिल सकता है क्या। रामू सोचने लगा, मैं साहूकार से उधार मांगू या फिर मैं घने जंगल के भीतर जाऊं जहां अच्छी और मूल्यवान लकड़ियां मिल सकती हैं। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने फैसला किया कि कल वो जंगल में और अंदर तक जाएगा, जहाँ अच्छी और कीमती लकड़ियाँ मिल सकती हैं, भले ही वहाँ जंगली जानवरों का खतरा क्यों न हो। अगली सुबह उसने अपनी सबसे तेज धार वाली कुल्हाड़ी उठाई और जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़ा जहाँ गांव का कोई और व्यक्ति जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अपनी राधा के मुरझाए हुए चेहरे की याद उसे हिम्मत दे रही थी। रामू सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसने एक बहुत पुराने और विशाल पेड़ को देखा। हाँ, ये पेड़ और इसकी बड़ी बड़ी लकड़ियां काटने के लिए सही रहेगी, और इसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। आज मैं इसी पेड़ की लकड़ियां बाजार में लेकर जाऊंगा। और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करने ही वाला था कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ठहरो, इस पेड़ को मत काटो, ये मेरा घर है। रामू ने चौंक कर इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि ये उसका वहम है। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई। मैंने कहा रुको भले मानसा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? आवाज फिर से आई, इस बार और भी साफ। अचानक उस पेड़ की टहनी से एक तोता उड़कर रामू के सामने आया। पेड़ की टहनी पर एक अद्भुत तोता बैठा था। उसके पंख इंद्रधनुष के रंगों की तरह चमक रहे थे, गहरे लाल, चमकीले नीले और सूरज की रोशनी में सुनहरे पीले। उसकी आंखें छोटी और बुद्धिमान लग रही थीं।
रामू ने अपनी जिंदगी में ऐसा सुंदर और बोलने वाला तोता नहीं देखा था। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तो किसी सपने जैसा है। और तुम बोल सकते हो। जीवन में पहली बार किसी तोते को इतना साफ बोलते सुन रहा हूँ। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि तुम एक बड़ी चिंता में हो। अगर तुम मुझे और मेरे इस घर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रामू को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कोई साधारण तोता नहीं था और हाथ जोड़कर बोला, हे देव पक्षी, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो बस अपनी बीमार राधा के इलाज के लिए कुछ अतिरिक्त लकड़ियां काटने आया था। मैं जानता हूँ। मेरा नाम मिट्ठू है। मैं तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बता सकता हूँ। मेरी सलाह मानने से तुम्हारा भला होगा। बस इस पेड़ को मत काटो भले मांस। इस पेड़ पर मैं सदियों से रहता आया हूँ। रामू हैरान था। एक भविष्य बताने वाला तोता। ये तो वही चमत्कार था जिसकी वो हमेशा प्रार्थना करता था। मिट्ठू ने कहा, सुनो रामू, आज दोपहर बाद बहुत तेज आंधी और बारिश आने वाली है। जितनी लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं, उन्हें लेकर तुरंत घर लौट जाओ, वरना तुम जंगल में फंस जाओगे। रामू ने आसमान की ओर देखा। वहां बादलों का एक भी टुकड़ा नहीं था। उसे थोड़ा संदेह हुआ। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं सुबह घर से निकला, तब आसमान काफी साफ था। लगता है तुम्हें मेरी बातों पर अभी भरोसा नहीं है। मैंने कहा ना कि मुझे भविष्य में होने वाली सारी घटनाएं पहले से पता होती हैं। मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। जंगल का रास्ता कठिन है। इस तूफानी बारिश में तुम फंस जाओगे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके लकड़ियां लेकर घर चले जाओ। ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जैसे ही रामू गांव की सीमा में पहुंचा, आकाश में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अगर वो कुछ देर और जंगल में रहता, तो निश्चित रूप से किसी मुसीबत में पड़ जाता। अब उसे मिट्टू की बात पर पूरा यकीन हो गया। अगले दिन रामू लकड़ियां लेकर उसे बेचने के लिए बाजार जाता है। अचानक उसके कानों में एक आवाज आती है, सुनो रामू, आज अपनी लकड़ियां सेठ धनीराम को मत बेचना। वो तुम्हें पहले से भी कम दाम देगा। थोड़ी देर इंतजार करना। शहर से एक नया व्यापारी आएगा जो तुम्हें तुम्हारी लकड़ियों का दोगुना दाम देगा। उसे पेड़ पर वही तोता दिखाई देता है। फिर क्या रामू ने वैसा ही किया जैसा तोते ने उसे कहा था। अरे रामू, आज फिर गीली लकड़ियां लाए हो भाई। मैं तो इसके आधे दाम दूंगा, चलो मंजूर है तो बोलो, वरना बाजार में और भी लोग हैं। ठीक है सेठ जी, आज आप किसी दूसरे से लकड़ियां खरीद लीजिए। मुझे आपको अपनी लकड़ियां नहीं बेचनी। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरे अलावा इस लकड़ी को कोई नहीं खरीदेगा, देखना तुम। कुछ देर बाद आई और एक अपरिचित व्यापारी ने रामू की सारी लकड़ियां खुशी खुशी दोगुनी कीमत पर खरीद ली। उस दिन रामू ने न केवल राधा का इलाज किया बल्कि अपने परिवार के लिए कपड़े, राशन और बच्चों के लिए ढेर सारे खेल खिलौने भी लेके गया। मिट्टू की भविष्यवाणियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। सुनो रामू, आज रात गांव के पूर्वी हिस्से से एक तेंदुआ आएगा। मुखिया और गांव के लोग और सभी को सावधान कर दो। आज रात किसी भी हाल में घर के बाहर न निकले। रामू ने ये बात मुखिया को बताई। मुखिया ने पहले तो रामू की बात पर विश्वास नहीं किया, पर उसके जोर देने पर मुखिया ने गांव के लोगों को सूचित किया और उस रात घर से कोई बाहर नहीं निकला। इस घटना के बाद पूरे गांव में लोग रामू के बारे में बात करने लगे। रामू का सम्मान बढ़ गया। लोग उसे इचतुर रामू कहने लगे। उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, अच्छे कपड़े खरीदे और अब उसके बच्चे भूखे नहीं सोते थे। रामू हर दिन भगवान को और अपने दोस्त मिट्टू को धन्यवाद देता। रामू और उसके चमत्कारी तोते की कहानियां सुंदरवन गांव से निकलकर आसपास के कस्बों और फिर दूर दूर के नगरों तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से उस लकड़हारे को देखने आते थे जिसके पास भविष्य बताने वाला पक्षी था।
अब तोता और रामू अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रामू पर जो भी मुसीबत आने वाली होती है, तोता उसे पहले ही आगाह कर देता है। एक दिन तोता रामू से कहता है, सुनो रामू, कुछ दिनों बाद इस राज्य के सिपाही तुम्हें और मुझे ढूंढते हुए आएंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि राजा विक्रम सिंह मुझे सोने के पिंजरे में रखने वाला है। नहीं दोस्त, तुम मेरी वजह से आपको सजा मत दो। तुमने अभी तक मेरी बहुत मदद की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी भविष्यवाणी की वजह से। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ ताकि राजा के सिपाही तुम्हें ढूंढ न सके। नहीं रामू, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं उन्हीं लोगों का साथ देता हूं जो मन से सच्चा है। और मुझे पता है कि राजा अपने फायदे के लिए कैद करना चाहता है ताकि मैं उसे उसका भविष्य बता सकूं। रामू के लाख मना करने पर भी मिट्ठू उसकी एक नहीं सुनता और ठीक वैसे ही होता है जैसे तोते ने कहा था। ये कहानियां हवा में उड़ते उड़ते अंततः राजधानी अवंतिका तक जा पहुंची। राजा विक्रम सिंह को सिपाही आकर रामू और उसके भविष्य बताने वाले तोते के बारे में बताते हैं। पहले तो राजा को इस बात पर यकीन नहीं होता। क्या भविष्य बताने वाला तोता? भला ऐसे भी पक्षी होते हैं? मैंने तो ये पहली बार सुना है। राजा सिपाही को आदेश देते हैं, सिपाही, तुम सुंदर बन जा। भविष्य बताने वाले तोते को और उसकी बोली समझने वाले रामू को मेरे सामने लेकर आओ। अगर उस तोते का भविष्य सच निकला तो हम उसे हमेशा के लिए महल में सोने के पिंजरे में रखेंगे। वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। राजा का सलाहकार महामंत्री दुर्जन सिंह, जो राजा का सबसे करीबी था लेकिन मन ही मन सबसे जलता था और राजा बनने के सपने देखता था, वो राजा से बोला, महाराज, ये सब गांव वालों की मंगत कहानियां हैं। एक तोता भला भविष्य कैसे बता सकता है? ये कोई जादू टोना करने वाला लकड़हारा होगा जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। महामंत्री दुर्जन सिंह, अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये तोता हमारे राज्य के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम उस लकड़हारे और उसके तोते को शाही सम्मान के साथ राजधानी में आमंत्रित करेंगे और हम स्वयं उसकी परीक्षा लेंगे। राजा के सिपाही गांव में रामू को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाते हैं और राजा का संदेशा सुनाते हैं। सुनो रामू, तुम्हें और उस भविष्य बताने वाले तोते को राजा विक्रम सिंह ने महल में बुलाया है। अगर तुम राजा का आदेश नहीं मानते हो तो तुम्हें और तोते को बंदी बनाने का हुक्म है। रामू डर जाता है, पे हिम्मत ना हारते हुए अपने दोस्त तोते के साथ महल में जाता है। डरो नहीं रामू, हमने तुम्हारे और तुम्हारे इस अद्भुत पक्षी के बारे में बहुत सुना है। आज हम इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। कल मेरा जन्मदिन है। मेरी महारानी ने मेरे लिए एक उपहार तैयार किया है। क्या तुम्हारा तोता बता सकता है कि वो उपहार क्या है? ये एक कठिन सवाल था। इसका जवाब केवल राजा या रानी को ही पता हो सकता था। रामू ने घबराकर मिट्ठू की ओर देखा। मिट्टू ने अपनी छोटी-छोटी आंखों को घुमाया और फिर साफ आवाज में बोला, महाराज, महारानी जी ने आपके लिए सोने की एक भव्य तलवार बनवाई है जिस पर आपका नाम खुदा हुआ है। ठीक है, इसका पता तो कल ही चलेगा। तब तक तुम और तुम्हारा तोता हमारे शाही मेहमान हो। महामंत्री दुर्जन सिंह मन ही मन हंसा। ये तोता तो कहानी बना रहा है। भला इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे हो सकती है? अगले दिन रानी राजा के जन्मदिन पर उपहार में हीरो से जड़ी हुई तलवार राजा को भेंट में देती हैं। राजा विक्रम सिंह सोच में पड़ गया। उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा का भाव था। उन्होंने रामू की ओर देखा और कहा, रामू, तुम्हारा तोता सचमुच चमत्कारी है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। इसके बदले में तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। रामू का दिल धड़क उठा। यही तो वो डर था जिसे लेकर वो आया था। लेकिन उसने हिम्मत बांधी। वो जानता था कि मिट्टू को खोने का मतलब सब कुछ खो देना है। उसने मिट्टू से सीखी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी उदारता के लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मिट्टू कोई वस्तु नहीं है जिसे बेचा या खरीदा जा सके। वो मेरा मित्र है, मेरे परिवार का सदस्य है।
उसकी शक्तियां तभी काम करती हैं जब वो मेरे साथ अपने सच्चे साथी के साथ होता है। अगर ये मुझसे अलग हो गया तो ये एक साधारण तोते की तरह खामोश हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं और मिट्ठू दोनों आपकी और इस राज्य की सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। राजा रामू के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें रामू की अपनी दोस्त के प्रति वफादारी और उसकी चतुराई दोनों पसंद आई। तुम न केवल ईमानदार हो बल्कि बुद्धिमान भी हो रामू। हमें तुम जैसे ही लोगों की जरूरत है। आज से तुम्हें राज्य का विशेष सलाहकार नियुक्त किया जाता है। तुम्हें राजधानी में एक हवेली और तुम्हारी जरूरत की हर सुविधा दी जाएगी। तुम्हारा काम होगा मिट्ठू की मदद से राज्य को आने वाले खतरों से बचाना। रामू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कहाँ वो एक गरीब लकड़हारा था और कहाँ अब राजा का विशेष सलाहकार। महामंत्री दुर्जन सिंह का चेहरा ईर्ष्या से काला पड़ गया। एक मामूली लकड़हारे को इतना बड़ा पद मिलना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन रामू और उसके तोते से छुटकारा पाने का संकल्प लिया। दुर्जन सिंह जानता था कि राजा को पहेलियां और बौद्धिक चुनौतियां बहुत पसंद हैं। उसने सोचा कि वो तोते को एक ऐसी पहेली में फंसाएगा जिसका जवाब देना असंभव हो। जब तोता असफल हो जाएगा तो वो राजा के सामने ये साबित कर देगा कि रामू और उसका तोता एक धोखेबाज है और उसकी सारी पिछली भविष्यवाणियां महज एक संयोग थीं। वो राजा के पास गया और बड़ी चापलूसी से बोला, महाराज, आपका ये तोता सचमुच अद्भुत है। इसने बाहरी खतरों के बारे में बताकर हमारी बहुत मदद की है। लेकिन क्या ये कुछ ऐसा भी बता सकता है जो जानना असंभव हो? क्यों न इसकी अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा ली जाए? ये कैसी परीक्षा महामंत्री? मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से महाराज, आप अपने मन में कुछ सोचिए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी योजना जो आपने आज तक किसी को, अपनी परछाई को भी न बताई हो। फिर इस तोते से पूछिए कि आपके मन में क्या है। अगर ये सचमुच चमत्कारी है तो इसे आपके मन की बात भी जान लेनी चाहिए। अगर ये नहीं बता पाया तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही बताता है। बताओ। विचार तो उत्तम है महामंत्री। हम कल दरबार में इस तोते की अंतिम परीक्षा लेंगे। उस रात राजा ने अपने शयन कक्ष में अकेले एक गुप्त विचार सोचा। उन्होंने फैसला किया, मैं कल दरबार में घोषणा करूंगा कि मैं सिंहासन त्याग कर तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और अपने पुत्र को नया राजा बना रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा फैसला था और उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस विचार का अनुमान लगाना किसी के लिए भी असंभव है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रामू, आज तुम्हारे तोते की अंतिम परीक्षा है। मैंने अपने मन में एक बहुत ही गुप्त बात सोची है जिसे मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं जानता। तुम्हारे तोते को बताना होगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर वो सफल रहा तो उसका सम्मान और बढ़ेगा, लेकिन अगर वो असफल रहा तो तुम्हें एक धोखेबाज मानकर दंडित किया जाएगा। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी के मन की बात जानना, ये तो असंभव था। रामू ने पूरी रात मिट्टू से बात की थी, लेकिन मिट्ठू ने उसे कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। बस सुबह दरबार में आने से ठीक पहले उसने रामू के कान में कुछ फुसफुसाया था। रामू को खुद उस जवाब पर यकीन नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। महाराज, आपके मन में क्या चल रहा है ये तो केवल आप ही जान सकते हैं। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर एक साधारण पक्षी किसी के मन के अंदर कैसे झांक सकता है। लेकिन हाँ, आपके चेहरे के हाव भाव और महामंत्री जी की उत्सुकता को देखकर मिठू ये अनुमान लगा रहा है कि आप रामू और उसके तोते को महल से निकालने की सोच रहे हैं और महामंत्री दुर्जन सिंह को अपना सबसे खास सलाहकार बनाने का विचार कर रहे हैं। हाँ हाँ, देखा महाराज, मैंने कहा था ना, ये तोता झूठा है। आपने सोचा कुछ और था और ये बता कुछ और रहा है। ये पूरी तरह से गलत साबित हुआ। इस धोखेबाज को अभी बंदी बना लिया जाए। राजा विक्रम सिंह अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह रामू के जवाब से हैरान नहीं थे, बल्कि स्तब्ध थे। वो रामू के जवाब की गलती पर नहीं, बल्कि उसकी चतुराई पर विचार कर रहे थे। राजा ने सोचा,
मैंने मन में सिंहासन छोड़ने का विचार किया था। अगर तोता सच सच ये बात बता देता तो मैं मान जाता कि वो चमत्कारी है। लेकिन उसने जो जवाब दिया है वो और भी अद्भुत है। उसने मुझे एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां मैं उसे गलत साबित ही नहीं कर सकता। राजा ने मन ही मन विश्लेषण किया। अगर मैं कहता हूं कि हाँ, तोता सही कह रहा है, मैं तुम्हें निकाल कर दुर्जन सिंह को खास सलाहकार बनाने की सोच रहा था, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा जो मैं कभी नहीं करना चाहता। और अगर मैं कहता हूं कि नहीं, तोता गलत है, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि मैं रामू और उसके तोते को महल से नहीं निकालना चाहता। इसका मतलब होगा कि मैं अभी भी उन पर भरोसा करता हूँ। दोनों ही सूरतों में जीत रामू और उसके तोते की ही है। क्या अविश्वसनीय चतुराई है। इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे सवाल को ही निरर्थक बना दिया। राजा समझ गए कि इतना चतुर जवाब एक साधारण लखहारा या तोता नहीं दे सकता। ये किसी दिव्य बुद्धि का ही काम है। उन्हें ये भी समझ आ गया कि दुर्जन सिंह ने ही उन्हें इस असंभव परीक्षा के लिए उकसाया था, ताकि वो रामू को फंसा सके। राजा ने दुर्जन सिंह की ओर उंगली उठाई और कहा। दुर्जन सिंह, धोखेबाज ये लकड़हारा नहीं तुम हो। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। इस देशद्रोही को गिरफ्तार कर लो। यही वो व्यक्ति है जो हमारे राज्य के खिलाफ साजिश कर रहा था। अनाज के भंडार में आग लगवाना और दुश्मन को गुप्त संदेश भेजना, ये सब इसी का काम था। इसने आज मुझे इस असंभव परीक्षा के लिए उकसाकर अपनी असलियत खुद ही उजागर कर दी है। राजा विक्रम सिंह ने भाई दरबार में रामू को कहा। रामू, आज तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि इस राज्य को एक बहुत बड़े खतरे से भी बचा लिया। तुम्हारा तोता केवल भविष्य नहीं बताता, वो ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। तुम अब मेरे विशेष सलाहकार नहीं, बल्कि मेरे सबसे भरोसेमंद मित्र और मंत्री हो। एक गरीब लकड़हारे से राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्री बनने की रामू की कहानी पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गई। ये कहानी इस बात का सबूत थी कि सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी, बुद्धि, वफादारी और एक अच्छा दोस्त है, चाहे उस दोस्त के पंख ही क्यों न हो।